मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर चर्चा की थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तान को बोलने का मौका मिला, चाहे कोई भी सम्मेलन हो, उन प्रत्येक सम्मेलनों में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने उठा करके भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। जबकि इसके पहले विभिन्न वार्ताओं में यह बात तय हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय मामले को आपस में वार्ता करके हल निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने इन सभी प्रकार की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का दुस्साहस किया। इसके बाद भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु बम बनाने का निश्चय किया, क्योंकि जब भारत को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि पाकिस्तान ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया है, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के शासक वर्ग ने विभिन्न अवसरों पर यह भी कहा था कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, हम परमाणु बम का इस्तेमाल करने में नहीं चूकेंगे। जबकि 1974 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, तो उसका उद्देश्य परमाणु बम बनाने की क्षमता अर्जित करना था। और 1974 से लेकर के 1998 तक भारत ने परमाणु बम का निर्माण नहीं किया था। लेकिन अब इस नीति को बदलने की आवश्यकता पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में भारत ने पुनः परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने अब परमाणु बम बनाने का काम शुरू कर दिया है। यद्यपि पूरे दुनिया के विभिन्न देशों ने, विशेष करके पश्चिमी देशों ने भारत के इस कदम की आलोचना की, लेकिन वो राष्ट्र इस चीज को भूल गए कि पाकिस्तान परमाणु बम जब बना चुका है तो पाकिस्तान के विरुद्ध उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। और जब भारत वही काम कर रहा है तो भारत की आलोचना करने या भारत के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने को ये राष्ट्र उद्यत हो गए थे। इसके बाद लाहौर घोषणा हुई। फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर बस सेवा प्रारंभ की गई। इस बस में बैठ करके स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री, लाहौर तक गए और दोनों नेता नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर के लाहौर घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों राष्ट्र द्विपक्षीय समस्त प्रकार के मामलों को आपसी वार्ता से हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में दोनों राष्ट्रों की भी सहमति हुई। लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान का शासन वहां की निर्वाचित सरकार नहीं चलाती, अपितु वहां की सेना के द्वारा इसका संचालन होता है। पिछले व्याख्यानों में एक चर्चा हुई थी और हमने आपको बताया था कि मनुष्य का खून बहुत मीठा होता है और यदि शेर को कभी भी मनुष्य के खून का स्वाद मिल गया तो फिर वह शेर कभी भी दूसरे प्राणियों का शिकार नहीं करता, वह आदमखोर बन जाता है, क्योंकि मनुष्य का खून बहुत मीठा होता है अन्य जानवरों के खून की तुलना में, और तब वह शेर आदमखोर हो जाता है। इसी प्रकार से सेना को यदि एक बार सत्ता का स्वाद मिल गया तो वह सेना फिर वापस बैरक में नहीं जाती, सत्ता पर हमेशा काबिज रहने की कोशिश करती है। और 1958 में जब पहली बार पाकिस्तान में सैनिक क्रांति हुई और सैनिकों को और सैनिक शासक के रूप में अयूब खान आए, तब से लेकर के पाकिस्तान की सेना वापस बैरक में नहीं गई है और पूरे पाकिस्तान की राजनीति का, शासन का सभी प्रकार से न केवल नियंत्रण करती है, अपितु उसके हाथ में संचालन करने का भी अधिकार उसने प्राप्त कर लिया है।
तो वहां पर 3 केंद्र हैं। पाकिस्तान में सत्ता के 3 केंद्र हैं। सर्वाधिक प्रमुख है सेना, दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जासूसी संस्था है, और तीसरा है सरकार। सरकार बिल्कुल तीसरे नंबर पर है। सबसे ऊपर में सेना, उसके नीचे ISI, उसके नीचे सरकार होती है। तो वहां पर कोई भी सरकार की नहीं चलती, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर कोई भी निर्वाचित सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे सेना का विश्वास प्राप्त हो। जैसे ही सेना के मन में उस शासक के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है किसी भी कारण से, या नाराजगी जाहिर होती है, वैसे ही सेना उस निर्वाचित व्यक्ति को पद त्याग करने के लिए बाध्य कर देती है। अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान ने त्याग पत्र दिया था। तो वहां पर शासन की नहीं चलती, सेना की चलती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को समझने में सुविधा होगी। तो लाहौर घोषणा हुई। लाहौर घोषणा में दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हुए। यहां पर एक मजे की बात आपको बताता हूं। ऐसा वाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे जानकारी मिली, अन्य स्रोतों से नहीं मिली, तो इसको आप केवल सुन लीजिएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर लाहौर गए बस में बैठ करके, तो पत्रकार सम्मेलन हुआ। तो एक महिला पत्रकार ने कहा, वाजपेयी जी आप अविवाहित हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मुंह दिखाई में कश्मीर लेना चाहूंगी। महिला पत्रकार ने कहा, वाजपेयी जी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मुंह दिखाई में कश्मीर लेना चाहूंगी। वाजपेयी जी ने कहा, मोहतरमा मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मैं दहेज में पाकिस्तान लेना चाहूंगा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, एक लफ्ज भी नहीं निकला। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कारगिल युद्ध। लाहौर की घोषणा हो गई, लाहौर घोषणा पत्र तैयार हो गया, जारी हो गया। इसके थोड़े से दिन के बाद कारगिल में पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया। कारगिल का क्षेत्र भारत का है, लेकिन इतना दुर्गम है वह स्थान है जहां पर के सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता। वहां पर पाकिस्तान ने कब्जा करना शुरू किया। जैसे ही भारत की सेना को पता चला, भारत ने अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हो गया। क्या हुआ? पाकिस्तान यहां पर बुरी तरह से मात खाया, परास्त हुआ, उसको भागना पड़ा। 50 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, और कारगिल पर फिर से भारत ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारगिल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः तनाव की स्थिति निर्मित हुई। तो देखिए, एक तरफ हम लाहौर घोषणा पत्र जारी करके पाकिस्तान के साथ सहज सामान्य संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान हमको कारगिल के रूप में उसका परिणाम दे रहा है। और चूंकि कारगिल युद्ध के समय सेना ने शासन को विश्वास में नहीं लिया था, इसलिए नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ, क्योंकि कारगिल की पूरी योजना जनरल मुशर्रफ के द्वारा बनाई गई थी। जनरल मुशर्रफ की सेना यहां पर परास्त हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि जब कारगिल के संदर्भ में जनरल मुशर्रफ की छीछी होने लगी, उन्होंने क्रांति करके नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया और खुद वहां के सैनिक शासन बन गए। तो अक्टूबर 1999 में यहां पर क्रांति हुई। क्रांति के बाद नवाज शरीफ को पद से हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और जनरल मुशर्रफ वहां के नए सैनिक शासक बन गए। इसके बाद आता है विमान अपहरण। दिसंबर 1999 भारत के एक विमान को, जो कि काठमांडू से दिल्ली की उड़ान पर था, आतंकवादी उसमें प्रवेश किए
और आतंकवादियों ने उस विमान का अपहरण करके ले गए कंधार, अफगानिस्तान। वहां पर वार्ता हुई और आखिरकार भारत को 4 बहुत बड़े आतंकवादियों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इजराइल नहीं था ये भारत, इजराइल नहीं है भारत। इसलिए आतंकवादी हमेशा अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहते हैं, सफल होते हैं। वहां पर झुकना पड़ा भारत को। फिर भारत के यात्रियों को, भारत के विमान यात्रियों को फिर वापस लाया गया और इसके बदले में 4 खूंखार आतंकवादियों को हमें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद आता है आगरा शिखर सम्मेलन, जुलाई 2001। जुलाई 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के बीच आगरा में शिखर सम्मेलन हुआ। मुशर्रफ का कहना था कश्मीर में जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन बांग्लादेश के समान स्वतंत्रता आंदोलन है और कश्मीर के किसी भी मैटर पर यदि आप विचार करना चाहते हैं, कश्मीर समस्या का निराकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि कश्मीर के उग्रवादी आतंकवादी संगठनों को आप आमंत्रित न करें। बड़े ही तनावपूर्ण वातावरण में यह सम्मेलन असफल हो गया। मुशर्रफ जैसे आए थे वैसे ही प्रोटोकॉल का पालन किए बिना उनको जाना पड़ा, वो चले गए। आगरा शिखर वार्ता सफल नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के अंदरूनी मामलों में, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। ये वही जनरल मुशर्रफ था जिसने कारगिल युद्ध शुरू किया था। फिर आता है संसद भवन पर हमला, 2001। भारत के संसद भवन पर हमला हुआ था 2001 में। भले ही आतंकवादियों को भारतीय सेना ने, भारत के सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा क्योंकि यह साबित हो गया कि जिन आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करने का दुस्साहस किया था ये सब पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए और प्रशिक्षित आतंकवादी थे। इसके बाद आता है मुंबई ट्रेन विस्फोट, जुलाई 2006। मुंबई के लोकल ट्रेन्स में सीरियर बम ब्लास्ट हुए थे। इसको लेकर के भी भारत में बहुत ज्यादा असंतोष और पाकिस्तान के प्रति रोष का भाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद फिर आता है पुलवामा हमला, ये मुंबई हमला। फिर मुंबई हमला हुआ नवंबर 2008 में। समुद्र के रास्ते से 8-10 आतंकवादी आए और फिर उन्होंने बम्बई में बहुत बुरी तरह से हमला किया। लगभग 175 भारतीयों की उन्होंने हत्या की और उन आतंकवादियों में से एक को छोड़कर बाकी को मार डाला गया। एक कसमल पर फिर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद फिर उसको फांसी की सजा दी गई। तो मुंबई हमले के समय भी भारत ने कुछ नहीं किया क्योंकि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, रिमोट से चलने वाली सरकार थी। उसने बिल्कुल ही पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही न करने की मना स्थिति बना ली थी। पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते गए। वह आए दिन कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता। आतंकवादी सभी प्रकार के कर्म करते, लोगों की हत्या करते, निरपराध लोगों को मार डालते, तमाम प्रकार की चीजें सब चलती रही। और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पद पर आए। नरेंद्र मोदी के बाद फिर आता है पुलवामा हमला 2019। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और लगभग 40 से ज्यादा हमारे बीएसएफ के सैनिक मारे गए, हमारे देश के सैनिक मारे गए। भारत ने सोचा कुछ न कुछ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी पहले से मन ही मन तैयार हो चुके थे कि इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना आवश्यक है। 13 दिन बीते। हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन के बाद शुद्धता आती है, शुद्धता होती है। 13 दिन के बाद उन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया, पूरी योजना समझा दी क्या करना है और सेना को कह दिया गो ऑन। भारतीय सेना ने
भारत के एयरफोर्स ने सीमा पार करके उन आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी स्थानों पर बुरी तरह से बमबार्डिंग करके पूरे क्षेत्र को खत्म, विनाश कर दिया। 50 आतंकवादी मारे गए। और इसी के संदर्भ में एक हमारा पायलट अभिनंदन, पाकिस्तानी F-16 का पीछा करते हुए उनका विमान भी नष्ट हुआ और वो पैराशूट से पाकिस्तान के क्षेत्र में उतर गए। उनको पाकिस्तान के क्षेत्र में उतरना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को फोन किया, मेरा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, वह सही सलामत वापस आना चाहिए, नहीं तो मैं कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता हूं। एक लाइन की बात उन्होंने बराक ओबामा से कही। बराक ओबामा ने पाकिस्तान को फोन किया, खबरदार, यदि पायलट को तुमने किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया तो सही सलामत भारत का पायलट वापस जाना चाहिए, और नहीं तो फिर इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी। आखिरकार अभिनंदन बिल्कुल सही सलामत भारत की सेना को सौंप दिए गए। ये था नरेंद्र मोदी का काम। अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से डर गया था। यदि अभिनंदन को थोड़ी सी भी खरोच आती पाकिस्तान की सेना के द्वारा, तो फिर पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद 370 को हटाया जाना, अनुच्छेद 370 को हमने संविधान से हटा दिया। हमारे देश का संविधान है, हमने किसी प्रावधान को यदि हटाया तो पाकिस्तान को क्यों परेशानी होने लगी? पाकिस्तान इस मैटर को ले गया सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी उसमें इंग्लैंड के पास थी। तो इंग्लैंड के उस सुरक्षा परिषद के सदस्य ने कहा, हमारे पास कश्मीर के अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा पहले करेंगे। इस प्रकार से कश्मीर का दुस्साहस यहां पर खत्म हो गया, पाकिस्तान का दुस्साहस यहां पर खत्म हो गया, और सिक्योरिटी काउंसिल ने अनुच्छेद 370 को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए उस पर विचार करने से सर्वथा इंकार कर दिया। तो अब देखें, ये रही 1947 से लेकर के लगभग आज तक की विभिन्न प्रकार की घटनाएं। इन घटनाओं से यह बात तो साबित होती है कि पाकिस्तान भारत की उदारता को भारत की कमजोरी समझता है, और बिल्कुल स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि राजनीति में गांधी जी का सिद्धांत नहीं चलता, कालिदास का सिद्धांत चलता है। ये गांधीवादी सिद्धांत और कालिदास का सिद्धांत, दोनों में अंतर क्या है? राजनीति या कूटनीति गांधी जी के सिद्धांतों से संचालित नहीं हो सकती। गांधी जी का सिद्धांत है, जैसा हम मानते हैं, एक गाल में थप्पड़ मारा दूसरा गाल दिखा दो। नहीं, पंडित नेहरू ने यही किया, इसलिए 1962 में चीन के हाथों को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा। राजनीति गांधीवादी सिद्धांत से नहीं चल सकती, कूटनीति या राजनीति कालिदास के सिद्धांत से चलती है। कैसे? विद्युत्तमा ने एक उंगली दिखाई है, कालिदास ने सोचा, अच्छा तू मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है? कालिदास ने 2 उंगली दिखाया, मतलब तू मेरी एक आंख फोड़ी, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। फिर विद्युत्तमा ने यूं किया, थप्पड़ दिखाया। कालिदास ने सोचा, अच्छा तू मेरे को तमाचा मारना चाहती है, थप्पड़ मारना चाहती है, मैं तेरे को गुस्सा मारूंगा। राजनीति ऐसे चलती है। अब पाकिस्तान को जवाब देने वाला शासक मिल गया है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम करके भीख मांग रहा है। उसको भीख देने वाला भी कोई राष्ट्र सामने नहीं आ रहा है।
जिस चीन के बलबूते पर आज पाकिस्तान इतना ज्यादा उछल कूद रहा है, वह दिन दूर नहीं जब चीन पूरे पाकिस्तान को ऑक्युपाई कर लेगा। चीन की प्रवृत्ति है यह। हम नेपाल में और श्रीलंका में देख चुके हैं। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती कहीं पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर न आ जाए। और ऐसे कठिन समय में जबकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चीन भी उसको कर्ज नहीं दे रहा है। ये देना चाहता भी है तो ढेर सारी शर्तें लगा करके। तो दोस्ती ऐसे लोगों से करिए, ऐसे राष्ट्र से करिए जो आपको कुछ दे सके निस्वार्थ भाव से। जहां दोस्ती होती है लेना देना वहां पर नहीं होता। तो चीन की दोस्ती यदि पाकिस्तान के प्रति है तो उसके पीछे एक खास उद्देश्य है। ये पाकिस्तान आज तक समझ नहीं सका है। दूसरी चीज, जब तक पाकिस्तान को तगड़ा जवाब न दिया जाए तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। हम पाकिस्तान से कभी भी अच्छी बातों की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पयःपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को यदि आप दूध पिलाएंगे तो सांप के विष में ही वृद्धि होगी। पाकिस्तान को जितना खिला पिला करके जितना मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे, पाकिस्तान उतना ज्यादा आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा। तो पाकिस्तान की प्रवृत्ति में सुधार संभव नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान का मूल आधार भारत के प्रति घृणा का भाव है। जब तक पाकिस्तान के लोगों के मन में भारत के प्रति घृणा की भावना है तब तक पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। जैसे ही यह घृणा की भावना खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जब कभी भी भारत पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो वहां के कट्टरपंथी, वहां की सेना जानबूझकर ऐसे कुछ काम कर देती है जिससे भारत और पाकिस्तान के लोगों में मनमुटाव और ज्यादा बढ़ जाता है। रोष, क्रोध, आक्रोश ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान के साथ हमेशा सजग तो रहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के हर कदम का कठोर जवाब भी देना पड़ेगा। लंबे समय तक कश्मीर को लेकर के पूरी दुनिया में पाकिस्तान भारत को बदनाम करता रहा, लेकिन आप सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं? सच्चाई एक न एक दिन सामने आएगी। दुनिया के लोगों ने, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों ने शुरू में पाकिस्तान की बातों पर विश्वास किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि दुनिया के सब राष्ट्र इस चीज को समझने लग गए हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में गलत है और इसका पूरा फायदा भारत को मिल रहा है। भारत की नेक नियता, उसकी विवेकशीलता, उसकी शांति के प्रति प्रतिबद्धता, ये तमाम चीजों ने भारत को दुनिया में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र का सम्मान दिया है। पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। किसी भी दृष्टि से प्रत्येक सकारात्मकता को लीजिए, पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं, कहीं नहीं टिकता। ये भारत की भलमंद साहत है कि वह आज तक पाकिस्तान को छोटा भाई समझ करके उसके द्वारा किए गए गलतियों ने, अपराधों को भी क्षमा करता रहा है। युद्ध में जीती हुई जमीन को बिना किसी शर्त के वापस करता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बारे में विवेचना। इसी के साथ हमारी पाकिस्तान की यात्रा समाप्त हुई। अगले बार फिर एक नए देश में चलेंगे। आपको धन्यवाद।